वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में के हिंदी व्याकरण में हमने पढ़ा था स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद हैं। तो जिन बच्चों ने स्वर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा क्या है। बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन बच्चों के उच्चारण में वायु का प्रभाव रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं और व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बच्चों, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें सबसे पहले स्वर होते हैं और दूसरे व्यंजन होते हैं। जैसे कि आपने अगर स्वर की वीडियो देखी है तो उसमें हमने बताया है और आपको पता भी चल गया होगा कि जो स्वर होते हैं वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, लेकिन जो व्यंजन हैं वो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब जैसे बच्चों हम ये का बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये का है, तो अब हम जब ने का बोला है तो इसके अंदर से एक स्वर की आवाज़ आ रही है अ, जैसे क। अगर हम आ को निकाल दें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इसमें से आ निकाल देंगे तो आ में ये हलंत लगाएंगे, तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा बच्चों। और जब हम इसमें आ प्लस कर देंगे, अगर आ स्वर आ जाएगा तो ये हमारा पूरा का हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जो है जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रभाव रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जब हम बोला जाता है व्यंजनों को, तो उन व्यंजन को बोलने के लिए हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है सा वर्ण लिखा हुआ है, तो इसमें से देखिए अगर आ निकाल दिया तो यहाँ पर इस तरह से ये सा लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर जब हम इसमें आ प्लस कर देंगे तब ये हमारा पूरा सा हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से अगला भी लिखा हुआ है ता, ये ता है, देखिए ये ता लिखा हुआ है और इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर स्वर नहीं है। जब हम इसके अंदर आ प्लस कर देंगे तो ये हमारा पूरा ता हो जाएगा। और जब हम इसको ता को बोलेंगे तो देखिए ता में जब हम बोल रहे हैं तो ता में आ की आवाज़ आ रही है। तो आपको समझ में आ गया कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वो होते हैं जब इनको बोला जाता है तो इनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। अब बच्चों, अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम हलंत क्या होता है। अब आप देख लो, हलंत किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ मिला करके लिखा जाता है क्योंकि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। तो जिन व्यंजनों में आ नहीं होता उनके नीचे तिरछी लकीर ये दर्शाई जाती है जिसे हलंत कहते हैं। जैसे सा, द, ल, व और तद्भव, उद्भव इसमें ये लगा हुआ है। और बच्चों एक बात और, हलंत कहाँ पर लगता है। हलंत वहाँ पर लगता है जहाँ में किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता है, तो ये दिखाने के लिए भी हलंत लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सा में लगा हुआ है, दा में लगा हुआ है, ला में लगा हुआ है, वा में लगा हुआ है और ये उद्गम शब्द है और तद्भव शब्द है। तो एक बात तो वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर किसी भी, जैसे यहाँ पर दा है, इसका मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है। लेकिन ये जो हलंत है, ये जो हलंत की लकीर है, ये वहाँ पर भी लगाया जाता है जब हम किसी आधे अक्षर को अंत में लिखते हैं। तो कभी भी आपने ये देखा होगा कि आधे अक्षर को लास्ट में नहीं लिखा जाता है। अगर हमें आधा अक्षर लास्ट में लिखना है तो उसके नीचे ये हलंत लगाया जाता है। जैसे अगर हमें लिखना है अहम, अब इसमें जो माँ है ये हलंत है, तो बच्चों इसको के लिए लास्ट में जो है हम इसमें हलंत लगा रहे हैं क्योंकि इसमें माँ आधा है और हम इसको इस तरह से आपने कभी नहीं लिखा देखा होगा। लास्ट में कभी भी आधा अक्षर आपको नहीं मिलेगा। जब आधा अक्षर आता है लास्ट में तो उसके लिए इस तरह से ये हलंत लगा देते हैं। दूसरा हलंत इसके लिए भी है कि
अगर जैसे बच्चों गा शब्द को हमें आधा लिखना है तो हम इस तरह से गा आधा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जिनको हम आधा लिख ही नहीं सकते, तो उनको भी आधा दर्शाने के लिए हमें हलंत लगाना पड़ता है। जैसे ये टा है, अब हम टा को आधा कैसे लिखें? जब हमें टा को आधा लिखना ठा को जब हमें आधा लिखना होता है तो यहाँ पर हम इसका हलंत लगा देते हैं। और जैसे टा है वर्ण है, टा वर्ण को भी अगर हमें आधा लिखना है तो हम ये लगा देंगे, हलंत लगा देंगे। डा वर्ण है, अगर हमें डा को आधा लिखना है तो हम ये हलंत लगा देंगे। तो हलंत जो है ऐसे वर्णों को आधा करने के लिए भी लगाया जाता है जो आधे हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाई नहीं होती है। अब बच्चों समझते हैं व्यंजनों के भेद। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से व्यंजनों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। तो वैसे तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा आगत वर्ण। लेकिन यहाँ पर हम केवल स्पर्श व्यंजन को समझेंगे, अगले जो व्यंजन हैं वो हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। अब इसमें आप समझ लो कि स्पर्श व्यंजन को अंग्रेजी में म्यूट्स कहते हैं और इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है और का से माँ तक के सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों ये जो देखिए का से लेकर के जो माँ के ये वर्ण हैं, ये 25 वर्ण होते हैं और 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये जो स्पर्श व्यंजन का बच्चों प्रश्न है ये बहुत आता है, प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है और कक्षा 6 लेकर 8 तक तो आपको पढ़ना ही है हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में, लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है। टेट है, यूपी टेट है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है हिंदी के जब प्रश्न आते हैं तो उसमें स्पर्श व्यंजन का ये प्रश्न जरूर आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो बच्चों आप याद रखो कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक के होते हैं? का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण हैं वो 25 होते हैं। अब 25 कैसे हैं बच्चों? ये देखिए यहाँ पर हर में 5 बने हुए हैं, ये 5 बने हुए हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये 25 हो गए। यहाँ पर देखिए हर वर्ग में 5 अक्षर हैं, तो 5 से ये 5 हैं तो 5 पंजे 25 हो गए। तो याद रख लो कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग हैं वो कितने हैं? वो 5 वर्ण हैं। देखिए पहला वर्ग है कवर्ग, दूसरा चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो 5 मिलाकर के 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 25 हो जाएंगे, यानी 25 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब बच्चों अगर आप पूछा जाए कि ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं, तो आप बता दोगे कि जो ये स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन आप इसको याद कैसे रखोगे? तो याद रखने के लिए इसमें जो वर्ग बने हैं, अभी आपने जब कक्षा 1 में पढ़ा होगा, पहले स्वर पढ़े होंगे, नीचे व्यंजन लिखे होते हैं। तो जो हमारा का से लेकर के शुरू होता है तो 5 वर्णों को एक जिस अक्षर से, जिस वर्ण से शुरू हो रहा है उसी से उसका नाम रख दिया गया है। जैसे का से शुरू हो रहा है ये, तो इसका नाम है कवर्ग। ये जो दूसरी लाइन है वो चा से शुरू हो रही है तो ये चवर्ग इसका नाम है। देखिए चवर्ग रख दिया, इसका कवर्ग रख दिया। अभी टा से शुरू हो रही है तो इसका टवर्ग रख दिया। ये ता से शुरू हो रही तो तवर्ग है, पा से शुरू हो रही है तो पवर्ग है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि पहले कैसे शुरू होते हैं अक्षर, का, खा, गा, घ, ण। तो ये हमारी कवर्ग हो गया 5। दूसरा शुरू होता है चा, छ, ज, ण, तो ये चवर्ग हो गया। तीसरा होता है ट, ठ, ड, ण, यानी टवर्ग हो गया। अगला है ता, थ, द, ध, न, तो ये तवर्ग हो गया। और अगला 5वां है पा, फा, बा, भा, म, ये पवर्ग हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये जो वर्णमाला ये सभी को याद होती है, कक्षा 1 में सब पढ़े होते हैं। तो बच्चों बस इतना आप दिमाग में रखना कि कहाँ से वर्णमाला शुरू होती है, हमारी का से शुरू होती है। तो उसके 5 जो वर्ण होंगे उसको ले लीजिए और उसका एक वर्ग बना लीजिए। जैसे का, खा, गा, घ, ण, इस तरह से हमने बनाया, एक वर्ग हो गया, ठीक है। और चा, छा, जा, ण, ये चवर्ग हो गया। इस प्रकार से आप वर्ग को से याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि स्पर्श व्यंजन हमारे का से लेकर के माँ तक के हैं।
अब ये तो हमने समझ लिया कि ये वर्ग से हमने याद भी कर लिया। अब आता है दूसरा प्रश्न कि इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। बच्चों, स्पर्श का मतलब होता है जो है छूना, टच करना, है ना। स्पर्श का मतलब छूना, टच करना। तो ये जो हमारे वर्ण है का से लेकर के ये माँ तक के जो वर्ण हैं वो हमारे जो मुंह का जो भाग है वो कहीं ना कहीं जो है टच करता है। तो इसीलिए इसे जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है जहाँ से का से लेकर के माँ तक के जो वर्ण हैं, जो इनका जो उच्चारण स्थान है हमारे जो मुंह के अंदर के जो भाग हैं, या तो कंठ से होगा, तालु से होगा, मूर्धा से होगा, दांत से होगा या होठ से होगा। तो इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। बच्चों, आज आपको इस वीडियो में एक नई जानकारी मिलने वाली है कि अभी तक आपने अक्षरों को बोला, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये जो है हमारे अक्षर कहाँ से बोले जाते हैं और जहाँ से ये निकलते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है। मतलब जब आप बोल रहे हैं, आप बोलते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये उच्चारण स्थान कहाँ से बोले जाते हैं। तो अब ये देखिए, अब जैसे कवर्ग है बच्चों, ये कवर्ग बोला जाता है। जो इसका उच्चारण स्थान है वो कंठ का जीवा के मध्य भाग से होता है। कंठ जो हमारा गला होता है, मुंह का जो पिछला भाग होता है गला, कंठ, वहाँ से इसका जो है होता है। जहाँ हमारी जो जीभ होती है, जीहा कहते हैं जीभ का जो मध्य भाग होता है उसको ये स्पर्श करता है, कंठ। तो ये जो अगर आप देखिए, बोल के देखिए, जो कवर्ग वाले अक्षर हैं वो एक ही स्थान से बोले जाते हैं। एक खास बात होती है, जो भी वर्ग के वर्ण होते हैं वो अपने एक ही स्थान से बोले जाते हैं। यानी जहाँ से का बोला जा रहा है वहीं से खा, गा, घा, ण, ये वहाँ से एक ही स्थान से बोला जाएगा। अब आप देखिए, हमने बताया कि जो कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, यानी वो आपका गला ना। तो अब आपको इसको बोल के देखिए, एक ही जगह से ये स्वर निकलेंगे, व्यंजन निकलेंगे, जैसे क, ख, ग, घ, ण। यहाँ देखिए एक ही जगह से आवाज़ आ रही है हमारे गले के, जो मुंह है हमारा पिछला जो भाग है मुंह का अंदर वाला, वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो ये जो कवर्ग है, कवर्ग के ये पांचों अक्षर हमारे क्या कहलाते हैं, कंठ। इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ। अगर आपसे कोई पूछे कि जो का है, खा है या गा है, घा है, ण, ये इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा कि इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है। उच्चारण स्थान हमेशा आते हैं कि ये बताइए, कोई एक अक्षर दे देंगे और पूछेंगे कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। तो ये बच्चों बहुत ही जो है ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब अगला आता है चवर्ग। ये चवर्ग के 5 अक्षर हैं और ये भी अपने एक ही स्थान से बोले जाते हैं पांचों, और इनका जो उच्चारण स्थान है वो है चा। जो उनका उच्चारण स्थान है चा का वो है तालु। अब तालु का क्या, कहाँ पता करें कि हमारा जो मुंह का भाग है वो तालु कहाँ है, तो तालु जीहा के अग्रभाग से स्पर्श होता है, उसे तालव्य कहते हैं, तालव्य। अब ये पता कैसे करें कि तालु कौन सी जगह होती है। बच्चों, कभी कभी आपने चाय पीते समय, जब हमारा चाय पीते हैं या कुछ गर्म चीज़ खा लेते हैं तो हमारा जो ऊपर का भाग जल जाता है ना, और उसमें थोड़ा सा छाला भी पड़ जाता है। आपने जीभ से टच करके देखा होगा, जब कुछ जल जाता है, कुछ गर्म खा लेते हैं, समोसा गर्म खा लिया या गर्म चाय पी ली, तो हमारा जो मुंह का ऊपर वाला भाग जल जाता है, और जब हम जीभ से छू के देखते हैं तो उसमें छाला भी पड़ जाता है। तो वही भाग होता है तालु। और जब हम इन चवर्ग वाले अक्षरों को बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो उसको टच करेगी। आप ये देखिए, जब हम बोल के देखिए चवर्ग को, जैसे चा, वो आवाज़ आ रही है, जब हम चा बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है का अग्रभाग जो है वो उस तालु वाले स्थान को छू रहा है। चा, छा, ज, झ, ण, ये जो है हमारी जीभ उसको छू रही है, यानी जीहा के अग्रभाग के स्पर्श से टच हो रहा है ये। तो इसीलिए इसको चवर्ग को रखेंगे तालु में। कि अगर कोई आपसे पूछे कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, छा का भी तालु है, जा का भी तालु है, झा का भी तालु है, और ण का भी तालु है। ठीक है, ये कहलाए जाते हैं तालव्य उच्चारण स्थान इसका। अब आता है अगला टवर्ग।
अब टवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है बच्चों? ये पांचों अक्षर एक ही से बोले जाएंगे और इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और मूर्धा का जो है बहुत ही अच्छी पहचान है। जब ये बोलते हैं, जब हम मूर्धा से बोलेंगे तो क्या होगा, मूर्धा को कैसे पहचानेंगे कि मूर्धा उनका उच्चारण स्थान है? कि जिन अक्षरों को हम बोल रहे हैं, जिन वर्णों को हम बोल रहे हैं, तो उनमें जो हमारी जीभ का अगला भाग है बच्चों, वो पीछे को मुड़ रहा है। तो अगर जब हम बोलते समय जिन अक्षरों को बोल रहे हैं और हमारी जीभ जो है अंदर को मुड़ रही है, तो उसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। अब आप देखिए, टा को बोल के देखिए, टा। टा जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुड़ रही है। अभी आप जो है बोल कर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये है। आप जब टा को बोल रहे हैं तो आपकी जीभ मुड़ रही है। ठा, डा, ढा, णा। ये देखिए, जब हम इनको बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है वो मुड़ जाएगी। तो जब इनको बोलेंगे तो जीहा मुड़ जाएगी, अगले सिरे से स्पर्श करेगी, तो इसको कहते हैं मूर्धा। तो समझ लो कि जो टवर्ग है वो हमारी मूर्धा से बोला जाता है। उसका जो टवर्ग के जो वर्ण है पांचों, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है। अब अगला आता है तवर्ग। तवर्ग के पांचों ही जो वर्ण हैं, ये दांत, इनका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। यानी ये दांत से को हमारी जो जीहा है वो किसको छुएगी? जो दांत होते हैं, दांत का जब अंदर वाले जो दांत हैं हमारे, जहाँ पर जीहा रहती है, वो हमारे अंदर के दांतों को टच करेगी। आप इसको देखिए, मेरे साथ ही बोल के देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि क्या छू रही है आपकी जीहा। देखिए, जैसे ता, ता बोल रही है, ता, ठा, दा, धा, ना। अभी जो हमारा भाग है, जो हमारे मुंह के जो ऊपर वाले दांत हैं, उसको हमारी जीहा छू रही है, जीभ छू रही है। देखिए, ता, था, दा, धा, ना। और एक ही जगह से आप आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी ले रहे हैं कि देखिए, जो अक्षर हैं वो एक ही जगह से बोले जा रहे हैं। आप बोल कर देख लीजिए, ता, था, दा, धा, ना बोले जा रहे हैं ना, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जा रहे हैं। और कहाँ से बोले जा रहे हैं? हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को छू रही है, तो इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान होगा दंत होगा, दांत होगा। अब अगला है पवर्ग। ये पवर्ग के भी पांचों अक्षर पा, फा, बा, बा, मा, ये भी एक ही उच्चारण स्थान है इसका, और वो है इसका होठ। यानी जो है इन अक्षरों को हम, इन वर्णों को हम होठ की सहायता से बोलते हैं। देखिए, अब देखिए, बोल के देखिए, पा, ये होठों की सहायता से बोले जा रहे हैं। पा, फा, बा, भा, मा। आप बोलिए, मेरे साथ ही बोलिए और मुझे बताइए कि क्या हाँ बोले जा रहे हैं ये ना। अब देखिए, पा है, पा होठ से बोला जा रहा है, फा भी होठ से बोला जा रहा है, बा भी होठ से बोला जा रहा है, भा भी होठ से बोला जा रहा है और माँ भी होठ से बोला जा रहा है। तो बच्चों, आज आपने समझ लिया इसमें कि जो ये कवर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चवर का उच्चारण स्थान है तालु। टवर का है मूर्धा। तवर का है दांत और पवर का है होठ। अब आपको अगर भूल जाए कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप अपना वो जो वर्ण है वो बोल करके मुंह से पता कर सकते हैं। जैसे कवर को बोलेंगे तो वो मूर्धा से निकलेंगे है उसका उच्चारण स्थान, और चवर को बोलेंगे तो तालु, और टवर को मूर्धा, और तवर्ग दांत, और पवर होठ। अगर मान लो परीक्षा में आ गया कि ये बताइए पा का उच्चारण स्थान क्या है, तो तुरंत उसको बोल के देख लो पा। अब पा कहाँ से बोला जा रहा है? होठ से बोला जा रहा है, तो उसको लिख दो कि पा जो है होठ से बोला जा रहा है, इसका उच्चारण स्थान होठ है। का आ गया तो इसका बोल के देख लो, का कंठ से बोला जा रहा है तो ये कंठ है, ठीक है। टा को बोल के देखो, टा में जो है हमारी जीभ मुड़ रही है तो ये मूर्धा से है। तो कितना आसान हो गया। अगर आपको उच्चारण स्थान पता है कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीहा कहाँ कहाँ से हमारे मुंह को छूती है, तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। और बच्चों, ये परीक्षा में बहुत आता है, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं वो कितने हैं और उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है और कौन से वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। कभी कभी वर्ग पूछ लिया जाता है कि बताइए क वर्ग में कौन कौन से अक्षर होंगे, या एक वर्ण दे दिया जाएगा कि बताइए चा दे दिया, ये छा दे दिया कि ये कौन से वर्ग में आएगा। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा।
अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताना नहीं भूलिए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं कि अगर कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो चल रही है उसमें अगर आपका सब्सक्राइब बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए। धन्यवाद।